नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रूसी सेना में भारतीयों को कथित तौर पर धकेलने के लिए स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल करने से जुड़े मामले में सीबीआई के रडार पर बीजेपी की एक पार्षद का बेटा आ गया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार से पार्षद अनीता मुकुट का बेटा सुयश मुकुट इस मामले में मुख्य आरोपी है। हालांकि इस मामले पर फिलहाल ना तो सुयश मुकुट की कोई टिप्पणी आई है और न ही उनका मां का बयान आया है। सुयश मुकुट के 24/7 RAS ओवरसीज फाउंडेशन पर आरोप है कि उसने 180 लोगों को रूस भेजा, जिनमें अधिकतर लोग स्टूडेंट वीजा पर भेजे गए थे। सीबीआई की FIR के मुताबिक एजेंट्स ने तब भारतीयों को झांसा दिया था कि वो उन्हें रूस की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएंगे। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि दूतावास के कर्मचारियों की भूमिका भी जांच पड़ताल के घेरे में है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने रूस में भारतीयों को भेजने के मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम आने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता के बेटे ने देश के युवाओं को झांसा देकर रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया। RAS ओवरसीज फाउंडेशन नाम की संस्था ने 180 भारतीय युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर रूस भेजा। थोड़े ही दिन में इन युवाओं के दर्दनाक वीडियो सामने आने लगे और खुलासा हुआ कि असल में उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन झोंक दिया गया, जहां से भारतीय युवाओं की मौत की खबरें आ रही हैं। RAS ओवरसीज फाउंडेशन का कर्ता धर्ता सुयश मुकुट है, जो मध्य प्रदेश से बीजेपी पार्षद अनीता मुकुट का बेटा है। जहां इस तरह की धांधली, धोखाधड़ी और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो, वहां बीजेपी का हाथ ना हो, यह भला कैसे संभव है? जरा सोचिए, युवाओं को धोखे से युद्ध क्षेत्र भेज देना। आखिर इन युवाओं को सुरक्षित देश वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें। धिक्कार है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बुधवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। बीजेपी ने दिल्ली की बची हुई 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। वहीं दादर नगर हवेली से कलाबेन देलकर को टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, नागपुर से नितिन गडकरी, करनाल से मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है। सूची में 10 राज्यों के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। चुनावी बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि समय आने पर चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरण का खुलासा किया जाएगा। गौरतलब है कि CEC राजीव कुमार का बयान भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण सौंपने के एक दिन बाद आया है। चिराग पासवान बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिले हैं और सीट शेयरिंग की बात की है। बैठक के बाद पासवान ने फोटो ट्वीट कर कहा कि NDA के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल होता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ बीजेपी ने सीट शेयरिंग फाइनल कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस को उससे बाहर रखा गया है। अभी तक इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि चिराग को जगह देने के लिए चाचा पशुपति पारस को किनारे कर दिया गया है। इसके ऊपर एक भी सीट ना देना भी कई तरह के संकेत दे रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी पशुपति पारस को खुश करने के लिए राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दे रही है। अब पशुपति पारस इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, सारा खेल इसी बात का है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि SC, ST और OBC जैसे वंचित वर्गों के लोग उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर उनकी उपेक्षा करने और देश की प्रगति में उनकी भूमिका की कभी सराहना नहीं करने का आरोप लगाया। PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के लॉन्च पर बोलते हुए उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में क्रमशः दलित और आदिवासी समुदायों से आने वाले रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि वंचित वर्गों के लोग शीर्ष पर पहुंचे। बता दें, आजकल राहुल गांधी SC, ST, OBC पर जमकर बोल रहे हैं, इसलिए PM मोदी भी कभी CM OBC बना रहे हैं तो कभी लाभार्थियों की बात करते हैं। वो राहुल गांधी के हमलों का तोड़ निकालने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। मनरेगा का 1 साल का बजट 65,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब मोदी जी ने मनरेगा का 24 साल का पैसा अरबपतियों को दे दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनका कर्ज माफ हो सकता है तो किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। अब राहुल गांधी भी ईवीएम पर बोल पड़े हैं। महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान जब वो लोगों के बीच में थे तब लोगों ने ईवीएम हटाओ के नारे लगाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है
ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठने के बावजूद चुनाव आयोग खामोश है। पिछले कई महीनों से इंडिया गठबंधन के नेता ईसी से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मिलना नहीं चाहता। अगर ईवीएम वीवीपैट की प्रक्रिया पारदर्शी हो जाए तो 400 पार का हास्यास्पद दावा करने वाली बीजेपी का 2 अंकों में सिमटना तय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 5 महिला न्याय गारंटी दी जाएंगी, जिनमें महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। दूसरा, आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली आधी नई भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे बताया, इस योजना के तहत तीसरा है शक्ति का सम्मान। इसके तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चौथा, अधिकार मैत्री। इसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी मदद के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति की जाएगी। पांचवा, सावित्रीबाई फुले छात्रावास। भारत सरकार जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी। देश भर में इन हॉस्टलों की संख्या दोगुनी की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी ताकत है 25 साल से कम उम्र की युवा आबादी, जिसकी संख्या इस समय पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत में है। ये वक्त है युवाओं की इस अपार ऊर्जा से भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने का, और इसी उद्देश्य से हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रेटेजी बनाई है। नंबर 1, भर्ती भरोसा कानून 30 लाख नियुक्तियों से सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि सरकारी ढांचे की कार्यकुशलता भी बढ़ा देगा। नंबर 2, पहली नौकरी पक्की योजना सिर्फ 1 लाख रुपए सालाना की नौकरी भर नहीं है, ये भारत की मौजूदा स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या कई गुना बढ़ा देगी। नंबर 3, और युवा रोशनी 5000 करोड़ के बजट से जिले जिले में एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी। युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग भारतीय उद्योगों की रीढ़ MSMEs को मजबूती और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। भारत के अवसरकाल का एक महत्वपूर्ण दशक जीरो इकोनॉमिक विजन वाली सरकार के प्रयोगों की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, अपना और अपने देश का भविष्य बदलने का वक्त है। अब रोजगार क्रांति का वक्त है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर भाजपा मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करती है तो राष्ट्र को खुले तौर पर मोदी का विरोध करना चाहिए। उन्होंने चीन को 4065 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को निगलने की खुली छूट देकर और जानबूझकर हमसे झूठ बोलकर भारत माता को नीचा दिखाया है कि कोई आया नहीं। स्वामी ने कहा कि 2024 में बीजेपी को जीतना चाहिए, लेकिन मोदी को पीएम बनने के लिए लोकसभा नहीं लौटना चाहिए। देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने सांसद रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी सांसद इस समय पूरे लोकसभा क्षेत्र में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। मंगलवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी सांसद को ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें ग्रामीण कह रहे हैं, सांसद जी 5 साल तक आप कहाँ थे? 5 महीने बाद तो हमारा गाँव ही नहीं रहेगा। देवरिया जिले की सलेमपुर सीट से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा को तीसरी बार टिकट दिए जाने के बाद बगावत के सुर उठने लगे हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि मोदी के परिवार वालों की ऐसी दुर्दशा देखकर हंसी कम तरस ज्यादा आता है। ममता बनर्जी ने अपने भाई बाबुन बनर्जी से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता ने कहा कि वो अपने भाई को डिसोन कर रही हैं। बाबू ने फुटबॉलर से नेता बने प्रसून बनर्जी को हावड़ा से टीएमसी द्वारा फिर से उम्मीदवार बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में अटकलें हैं कि बाबू बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 60 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू को उनकी पुरानी सीट मुक्तो से टिकट दिया गया है। वहीं तमांग से शेरिंग दोरजी को उतारा गया है। 60 उम्मीदवारों में से 3 महिलाएं हैं। यूपी के बांदा जिले में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को 37 साल पुराने इस मामले में अदालत ने मुख्तार को दोषी करार देते हुए सजा के ऐलान के लिए बुधवार का दिन तय किया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लद्दाख में अनशन कर रहे सोनम वांगचुक का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लद्दाख की जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। एक तरफ बढ़ता चीनी कब्जा और दूसरी तरफ भाजपा सरकार की चुप्पी, वादा खिलाफी और धोखा लद्दाख की जनता का विश्वास टूट रहा है।
बार बार प्रदर्शनों के बीच लद्दाख के विशिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी दर्जनों लोगों के साथ -15 डिग्री तापमान में 8 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज लद्दाख की जनता पूर्ण राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रही है, जिसे पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर लद्दाख की जनता की आवाज सुननी चाहिए। बता दें, सोनम वांगचुक मीडिया पर भी तंज कस चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मीडिया सीमा हैदर का मुद्दा उठाती है, भारतीय सीमा क्षेत्र का नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने अध्यक्ष आदेश अग्रवाल के उस पत्र की निंदा की जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनावी बॉन्ड के फैसले को लागू करने से रोकने की मांग की गई थी। कार्यकारी समिति ने न केवल खुद को अग्रवाल के रुख से अलग कर लिया है, बल्कि स्पष्ट रूप से इस विचार की निंदा भी की है और इसे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास बताया है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उसने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत बुलाने के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति ले ली है। एसकेएम ने जोर देकर कहा, ये एक शांतिपूर्ण महापंचायत होगी। ये महापंचायत एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के दम पर होने जा रही है, जिसके लिए राकेश टिकैत नरेश टिकैत कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस पहले की तरह उन्हें रोकने को तैयार बैठी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने यूटर्न लेते हुए फिर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। बता दें कि पहले पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। हालांकि ये नहीं बताया है कि कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि वो आरजेडी के टिकट पर आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये बस कयास है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वाली बीजेपी सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार विश्वास मत पर करीब 2 घंटे लंबी चर्चा हुई। खास बात यह है कि इस विश्वास मत को लेकर जेजेपी ने अपने सभी विधायकों के लिए व्हिप जारी कर कहा था कि कोई भी विधायक सदन में पेश ना हो, लेकिन व्हिप जारी करने के बावजूद भी जेजेपी के 5 विधायक सदन पहुंच गए। हालांकि विश्वास मत पेश होने से पहले ही ये सभी 5 विधायक सदन से बाहर हो गए। इस तरह जेजेपी के सभी 10 विधायक विश्वास मत के दौरान सदन में गैर हाजिर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ओबीसी की भागीदारी पर बात करते दिखे। राहुल गांधी ने ब्यूरोक्रेसी में भी ओबीसी अधिकारियों की संख्या का मुद्दा संसद में उठाया था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को इस संबंध में घेरती हुई नजर आती रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा में मंगलवार को अहम फैसला लिया। मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जाटों के दबदबे वाले हरियाणा में बीजेपी ने अपने ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को सीएम बनाया गया था, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बता दें, चुनाव से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की परखी हुई रणनीति है। इसकी शुरुआत 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफे से होती है। बीजेपी ने गुजरात के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्रियों को बदल दिया था। कर्नाटक को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति बीजेपी के हक में गई थी। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति को बीजेपी की ओबीसी केंद्रित राजनीति के आईने में देखा जा रहा है। बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भले ओबीसी की बात कर रही है, लेकिन वो हकीकत में से करके दिखा रहे हैं। हरियाणा में करीब 44% ओबीसी आबादी है। माना जा रहा है कि पार्टी सैनी को सीएम बनाकर ओबीसी मतदाताओं को लुभाना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी अजय कपूर ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। अजय कपूर राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। अजय कपूर यूपी में कांग्रेस के बड़ा चेहरा थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए पर सवाल खड़े किए हैं और इसे गैर कानूनी कहा है। केजरीवाल ने कहा, ये सीएए क्या है? केंद्र की बीजेपी सरकार का कहना है कि अगर तीनों देशों यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं तो उन्हें दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को यहाँ हमारे देश में लाया जाएगा, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वो पाकिस्तान से आए बच्चों को नौकरी देना चाहती है।
नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इसका कहना है कि ये अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी है। लेकिन क्या राज्यों के पास ये अधिकार है कि सीएए को लागू होने से रोक दें? द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। ऐसे में राज्य सरकारों को विरोध का कोई असर नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने सीएए नियमों में नागरिकता के आवेदन की प्रक्रिया को संभालने की जिम्मेदारी डाक विभाग और जनगणना से जुड़े अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया है। ये विभाग केंद्र सरकार के तहत आते हैं। आवेदकों का बैकग्राउंड चेक इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। द हिंदू से गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आवेदकों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऐसे में राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय पुलिस के शामिल होने की संभावनाएं कम ही हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि सीएए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीएए को मंजूरी मिलने के बाद भारत में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि कानून के तहत किसी भारतीय मुसलमान को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी को महाराष्ट्र की बारामती, रायगढ़, शिरूर और परभणी सीट मिली है। बारामती शरद पवार का गढ़ माना जाता है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। शिवसेना 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं एनसीपी को 4 सीटें दी गई हैं। बारामती सीट पर इस बार भाभी ननद का मुकाबला तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार के गुट से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती से टिकट दिया जाना तय है। वहीं शरद पवार गुट ने मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। इस मांग के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि सीजीआई से उनको सूचना मिली है कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए एक्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्ति करने से रोकने की मांग की गई थी। साथ ही में याचिका सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन और रिपब्लिकन नेता रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद लोकप्रिय हैं। मैंने और अन्य कांग्रेसमैन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच किया और पार्टी लाइन से परे उनकी लोकप्रियता देखी। मुझे लगता है कि लगभग 70% लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैककॉर्मिक जॉर्जिया का अमेरिकी संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार की शुरुआत के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी गिर गए। वहीं कारोबार बंद होने के समय तक सेंसेक्स 900 से ज्यादा अंक जबकि निफ्टी 338 अंक टूट गया। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को सुनामी देखने को मिली। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार तेजी के साथ तो खुला, लेकिन उसे भी तेजी से गोते लगाते नजर आया। अचानक से शेयर मार्केट में शुरू हुई गिरावट ने निवेशकों का लाखों करोड़ डुबो दिया। बुधवार को सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक गिरावट देखने को मिली, जबकि निफ्टी में 200 अंक से अधिक गिरा है। इस गिरावट के बीच गौतम अडानी समूह की कंपनियों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अडानी ग्रीन सहित समूह के शेयरों में बुधवार को 5% से 13% की भारी गिरावट देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान समूह के सभी 10 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके चलते दोपहर तक अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए कम हो गई थी। सबसे अधिक गिरावट अडानी ग्रुप एनर्जी के शेयरों में देखने को मिली। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुधवार को संसद में विश्वास मत जीत लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता प्रचंड ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 157 मत हासिल किए। माओवादी नेता द्वारा नेपाली कांग्रेस को छोड़ने और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक नया गठबंधन बनाने के कुछ दिनों बाद प्रचंड ने विश्वास मत हासिल किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने डेलीगेट की जरूरी संख्या हासिल कर ली है और अब दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं।
मंगलवार को 4 राज्यों, 1 अमेरिकन टेरिटरी और विदेश में रह रहे डेमोक्रेट के लिए प्राइमरी चुनाव किया गया। जो नतीजे आए हैं उससे ये पक्का हो गया है कि 2020 वाली चुनावी लड़ाई एक बार फिर दिखेगी, जब बाइडेन और ट्रंप आमने सामने होंगे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख ने दावा किया है कि गाजा युद्ध में भुखमरी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जोसेफ बोरेल ने यहां जरूरत भर सहायता न पहुंचने को मानव निर्मित संकट बताया। बेहद जरूरी खाद्य सामग्री लेकर एक स्पेनिश जहाज साइप्रस से गाजा के लिए रवाना हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह सहायता सड़क मार्ग से भेजे जाने वाली मदद की जगह नहीं ले सकती। ये भारत की मौजूदा स्किल्ड वर्कफोर्स की संख्या कई गुना बढ़ा देगी। नंबर 3 और युवा रोशनी 5,000 करोड़ के बजट से जिले जिले में एंटरप्रेन्योर तैयार करेगी। युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग भारतीय उद्योगों की रीढ़ MSMEs को मजबूती और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। भारत के अवसरकाल का एक महत्वपूर्ण दशक जीरो इकोनॉमिक विजन वाली सरकार के प्रयोगों की भेंट चढ़ चुका है। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, अपना और अपने देश का भविष्य बदलने का वक्त है। अब रोजगार क्रांति का वक्त है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब दक्षिणी गाजा में जमीनी हमले शुरू करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ICC के टेस्ट रैंकिंग में एक बार फिर पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। अपने 100वें टेस्ट मैच में 9 विकेट लेने के बाद अश्विन अव्वल टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।